सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड मॉर्निंग। उम्मीद करदा तुसीं अपने जीवन च बहुत चंगा कर रहे होंगे और दिल लगा के पढ़ाई भी कर रहे होवोगे, नाल नाल अपनी जिंदगी नूं भी इंजॉय कर रहे होवोगे। जिमें कि तुहानूं पता है कि असीं SST 9वीं जमात दी SST दा पाठ 14 लड़ीवार पढ़ रहे सां ते मैं तुहानूं इस पाठ दे कुछ पार्ट्स जो कि पिछले हिस्से ने, इस चैप्टर के पिछले टॉपिक्स ने जो लास्ट लिखे ने उन्होंने पहला करवाया सी, थोड़ा अग्गे पिछे करके इस चैप्टर में करवाया सी ताकि मैं तुहाडी एक बेहतर समझ जो है वो विकसित कर सका इस चैप्टर दे विच। सो जे असी पाठ 14 की गल करिए तो उहदे विच साडे भारत के संविधान के अधीन नागरिकां दे जिहड़े भी मौलिक अधिकार ने उन्हां बारे डिस्कस किया होया है। सो अज उसे लड़ी नूं अगे वधाउंदे होए मैं तुहानूं भारत के संविधान दे विच जो मौलिक अधिकार लिखे ने उन्हां दा नेचर की है, उन्हां दा स्वरूप की है, उहदे बारे दसना है। नेचर की हुंदा है, जिवें एक इंसान की परसनैलिटी के कुछ आसपैक्ट्स हुंदे ने कि कोई झगड़ालू हो सकता है, काइंड हो सकता है, ठीक है, खुश मिजाज हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके जिहड़े मौलिक अधिकार साडे भारत के संविधान च लिखे गए उन्हां दे भी कुछ आसपैक्ट्स हो सकते हैं, उन्होंने आसपैक्ट्स में पक्ष हो सकते हैं जिन्होंने देखना या घोखना जरूरी है। हुण तुसीं कहोगे कि पार्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यानी कि ये जो मूरला जो हिस्सा है तुसीं हले नहीं करवाया। हाँ, मैं नहीं करवाया, मैनूं पता है, क्योंकि मैनूं पता है जो मैं पिछला हिस्सा यानी कि जो प्रैक्टिकल आसपैक्ट्स ने उन्होंने कवर अप कर लेना तो ये थ्योरेटिकल आसपैक्ट्स मैनूं पढ़ाने लई बहुत आसानी होएगी, तुहानूं भी पढ़न च बहुत आसानी होएगी। सो हले मैं अधिकारां दे अर्थ, अधिकारां दीयां परिभाषावां ते नागरिकां दे मौलिक अधिकार दे अगे एक एडजैक्टिव लग चुका है मौलिक अधिकार, ये वाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जोड़ा है हले छड्डिया होया है। मैं मौलिक अधिकारां दा स्वरूप जो है वो पढ़ान लग्या। मैं तुहानूं क्लासीफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा चुकिया वां, जिहड़ा जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट है वो भी पढ़ा चुकिया वां। तुसीं बहुत सारा कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो, प्रैक्टिकल आसपैक्ट कवर हो गए ने। हुण जस्ट मजे बस दिमाग में थोड़ी देर खुला रखोगे तो अपनी पिछली वीडियोज़ बारे सोचते रहोगे, तुहानूं पढ़न च बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सो अज आपां पढ़ना है मौलिक अधिकारां दा स्वरूप, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिहड़े फंडामेंटल राइट्स ने उन्हां दा नेचर की है। अज असीं पढ़ना है उन्हां दा नेचर। ओके, सब तो पहली गल जिहड़ी लिखी गई है वो लिखा गया अति विस्तृत। इमेजिन करो कि भारत के संविधान दे विच इस टाइम करंटली जो है वो 425 आर्टिकल ने, ठीक है। जो संविधान शुरू होया सी 395 आर्टिकल से। 395 आर्टिकल्स दे विच्चों 395 आर्टिकल्स दे विच्चों दी तुसीं इमेजिन करो आर्टिकल 12 तो लैकर आर्टिकल 35 तक, यानी कि 23 आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखे गए ने। ऑलमोस्ट 7 या 8% के आसपास का एरिया होएगा। 7 या 8% एरिया जोड़ा है साडे संविधान दे विच लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स दे लई, मौलिक अधिकारां लई। सो तुसीं इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इहदा कितना बड़ा रोल है साडे संविधान दे विच, क्योंकि मौलिक अधिकार डिवेल्प कित्थों होए सी? मौलिक अधिकार डिवेल्प होए सी जिहड़ा साडा सुतंत्रता संग्राम सीगा, जिहदे विच साडे देश दे फ्रीडम फाइटर्स ने एक अजिहा देश बनाउण दा जिहड़ा सुपना देखिया सीगा कि जिथे सारिआं नूं अपने विचार प्रगटाउण दी आज़ादी होवेगी, सारे एक समान होणगे, हर व्यक्ति की गरिमा समान होएगी, तुसीं किसी भी धर्म नूं मनना चाहो धर्म नूं मनण दी आज़ादी होएगी। सो इदां दीयां बहुत सारियां आज़ादियां ते शोषण ते अत्याचार दे विरुद्ध जिहड़े सी इन्हां फंडामेंटल राइट्स नूं डिवेल्प किया गया साडे संविधान दे विच। ओके, तो कहता जी भारत के संविधान में दिते गए मौलिक अधिकार काफ़ी विस्तृत रूप में हैं, इस लाइन कुछ खास नहीं है। ये अधिकार अनुच्छेद 14 तो 32 तक दर्ज ने। मैं ये मनता वां कि ये 12 तो 35 ने, क्योंकि जेड़े कि ये 12 तो 35 लिखे गए ने मौलिक अधिकार, वो लिखे गए हैं साडे देश के संविधान के पार्ट 3 दे विच। पार्ट्स दे विच भी साडे संविधान नूं वंडिया गया है। भाग 3 दे विच जो है वो इन्हां 12 तो 35 का जिक्र किया गया है। सो अति विस्तृत इस करके भी हो गए कि साडे जिहड़े संविधान निर्माता सी उन्होंने साडी जिंदगी के हर आसपैक्ट नूं कवर करने की कोशिश की। जे अगर तुसीं समानता के अधिकार की गल करिए तो उन्होंने कोशिश की कि सारिआं नूं जिहड़ी है वो राजनीतिक समानता भी मिल सके, ठीक है, राजनीतिक समानता भी मिल सके। उस तो बाद पोलिटिकल इक्वलिटी तो तुसीं दवा दी और समाजिक समानता भी जिहड़ी है वो मिल सके। तुसीं इस चीज़
बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 18 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 18 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 17 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 16ਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 14 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14 to 18 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ किस तरीके मिल सकती है। जिमें कि दसिया गया है कि किसी एक बार कोई गुनाह करने के लिए, अपराध करने लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। ठीक है। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ राइट टू लिबर्टी एंड परसनल राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ RTE ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਰਖਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18 ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 19 to 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੇ 24 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲ ਤੇ ਅਚਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੂਵੇਬਲ ਤੇ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ, ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਰਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਧਰਮਾਰਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਈਵਨ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਲੋ 15 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16, 17, 18 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਨੋਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 15ਵੇਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, 15ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15, 16, 19, 29 ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਸੋਚੋ, ਲਿੰਗ, ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਨਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸੋ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 18 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 17 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ SC ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ST ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, 15 'ਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, 16 'ਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਰੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖੋਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੋਲੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋ, ਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਡੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੱਥੇ ਡੋਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਫਰਮੇਟਿव एक्शन जानना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मतलब पेपर ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है, वैसे ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਕਸ਼ਣ। ਓਕੇ ਡਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਬੇਗਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 23 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆ 15, 16, 18, 17, 18 ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, 15(4) ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 21A ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਪੇਲਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 15, 16, 19 ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 14, 17, 18 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਘਾੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 16 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ECI ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 14, 17, 18 ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ ਯਾਰ। 21 ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਹੋ ਗਿਆ, 23 ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 15, 16, 19, 29, 30, 14, 17, 18 ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 15, 16, 19, 29, 30 ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 15 ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 16 ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 19 ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 29 ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 30 ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 15, 16, 19, 29, 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਸੰਘ ਬਣਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ 10 ਘੰਟੇ ਨਾ 16 ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੱਸਤੀ। 15, 16, 19, 29, 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੱਧੀ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ।
आदि अधिकार केवल नागरिकों ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, पर कानून के सामने समानता ਤੇ धार्मिक आज़ादी आ सारे में दस देना। 25 ਤੋਂ 28 धार्मिक आज़ादी आ गई, ओके ठीक है जी। और आर्टिकल 14 की गल कर रहा है, वैसे तो 17 18 भी आ रहा है जी। समानता की गल करोगे, समानता के अधिकार मैं दसे है, ठीक है। तो धार्मिक आज़ादी का अधिकार जो विदेशी और नागरिक दोनों को समान रूप से दिता गया है। कुछ भी पढ़ने वाला नहीं सी, मैं सब कुछ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, हासी खेडियां आप पढ़ लेना है। जे तुम लग रहा है मैं थोड़ी किसी भी तरीके मदद कर रहा हाँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सबसक्राइब करना है, अपने यार दोस्तों मित्रों साझा करना है, ताकि वो भी इसका फायदा लै सकन। ये याद रखियो कि जे तुम किसी ये सोच रहे हो ना कि किसी होर नूं दस दूंगा तो यार वो भी मेरे वांग बराबर पढ़ के मेरे तो ज़्यादा नंबर लै जाऊगा, ठीक है। जिन्हें जिन्नी मेहनत की है, जिन्ना गुड़ पाया उन्ना ही मिठा होगा, ठीक है। कईयां नूं सारे रिसोर्सिस पता होने के बावजूद भी जिहड़ा है वो मेहनत करने नूं तैयार नहीं होंदे, तो दस्सण नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं बिल्कुल बेफिक्र होकर दस सकते हो, ठीक है। हुण ना एक ना साडे संविधान च मैं तो तुहानूं 32 तक पढ़ाए सीगे, एक आर्टिकल 33 जरूर पढ़ाना चाहुंदा सीगा। आर्टिकल 33 पढ़ाऊँगा ना, जदों आर्टिकल 33 मैं पढ़ाता तो मेरा जिहड़ा आह वाला 4th पॉइंट है ना तुहानूं बहुत हद तक बहुत जल्दी तो ईजीली जिहड़ा है क्लीयर हो जाऊगा। मैं वाइट शीट पर चलदा वां, वाइट शीट तो अज ग्रे हुई पई है, ठीक है, सेफ मोड खुली है ना, इस करके सो मैं आर्टिकल 33 तुहानूं हुणे पढ़ाना वा। आर्टिकल 33 पढ़ाऊँगा तो मेरा 4th पॉइंट जिहड़ा है क्लीयर हो जाएगा। आर्टिकल 1 सेकेंड, हाँ व्हाट्स रॉन्ग, आर्टिकल 33 दे विच ये कहा गया है 4 श्रेणियां, 4 ये ना 4 तरह के लोगों की गल की गई है। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वाले की, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेनटेन करता, वो करती है जी पुलिस, ओके डन। अगली श्रेणी जिहड़ी है वो गल की गई है कि देश की रक्षा करने वाले कौन ने जी, आर्मी, ओके 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 ओके। उस तो बाद तीजी श्रेणी जी बनाई गई है वो हैगी है इंटैलीजेंस की। इंटैलीजेंस के कौन आता, वो फिल्म है ना दी सलमान खान की टाइगर, एक था टाइगर है ना, वो रॉ का एजेंट होंगे, बहुत सारिया फिल्मां बनती हैं, वैब सीरीज़ भी बनती रहती जिहदे रॉ IB, रॉ का काम है विदेशों के जाके, इनू पंजाबी कहा जाता खुफिया, ठीक है, खुफिया एजेंसियां, इंटैलीजेंस खुफिया एजेंसियां, तो ये सारिया खुफिया एजेंसियां ने विदेशों के जाके भारत के अगेंस्ट जो कोई साजिश हो रही है तो वो बारे जी जानकारी खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी, ठीक है। तो ये काम है रॉ का, ये देश के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर ही रहते हैं। तो इत्थे जो इंडिया के अंदर ही कोई टैररिज्म वर्गी घटनावां होने वालियां वै तो वो IB का काम होंदा है। इदां दी होर भी एजेंसियां इन्नियां है, होर बथेरियां अंदर एजेंसियां ने, तो तुसीं 2-3 ही बस माइंड च रख सकते हो। तीजी श्रेणी इंटैलीजेंस वालियां आ जांदी है। उस तो बाद चौथी श्रेणी जिहड़ी हैगी है वो गल की जा रही है कि इंटैलीजेंस नाल संबंधित, खुफिया तंत्र नाल संबंधित, इंटैलीजेंस नाल संबंधित संचार सेवावां, संबंधित संचार सेवावां। हुण मैं तुहानूं मजेदार इहदी भी एक एग्जाम्पल देना वधिया जी। हुण आना रॉ वाला बंदा है, ये सपोज कर लो ईरान दे विच बैठा है और उत्थे कोई ना भारत के अगेंस्ट कोई किस तरीके की कोई ना गलबात चल रही है, भारत के कोई बंब ब्लास्ट करने की गलबात चल रही है, भारत के हितों को प्रभावित करने की गल की जा रही है। ये वालों ये जी खबर है किहनूं दित्ती जाऊगी, सीधा प्रधानमंत्री नूं दे लेगा, नहीं सीधा प्रधानमंत्री नूं नहीं देगा। जिवें साडे देश विच एक नैट ग्रिड बनाया गया वा, नैट ग्रिड की है, एक ही जगह ते सारे अतवादियों का मोस्ट वांटेड का जिहड़ा है डाटा इकट्ठा किया जाता, उन्होंने बारे कोई भी सूचना होंदी है किसी भी रॉ एजेंट वालों, किसी भी IB एजेंट वालों, निया वालों, सारिਆਂ वालों, चाहे स्टेट की कोई एजेंसी है, खुफिया एजेंसी वालों, सारिਆਂ वालों जानकारी इहनूं साझा की जाती है, जानकारी दी जाती है नैट ग्रिड नूं, ठीक है। नैट ग्रिड वालों जिहड़ा है उस डाटे नूं प्रोसैस किया जाता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसैस है, लेकिन संचार किहनूं किया गया, संचार कम्यूनीकेशन किहनूं किया गया, वो नैट ग्रिड नूं किया गया, ठीक है। तो नैट ग्रिड दे विच जिन्ने भी काम करने वाले लोग ने, इन्हां सेवावां दे विच जिन्ने भी जो काम करने वाले कर्मचारी ने, उन्होंने भी इस श्रेणी के श्रेणी शामिल किया गया। तो 4 श्रेणियां बना दी कि पुलिस की गल होगी, आर्मी की गल होगी, 3 इन्हों की गल होगी, चौथी की इन्हों की गल होगी। हुण ना इमेजिन करो कि इन्होंने सारिਆਂ भी फंडामेंटल राइट्स दिते गए, तो इन्होंने भी हर गल एक्सप्रैस करने का राइट दिता गया। आर्टिकल 19 जो है वह आर्टिकल 19 इन्होंने भी दिता गया। एक मिनट लिए सपोज कर लो हुण खुफिया एजेंसी वाले राह वाले भाई साहब के कोल ना कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इन्हों वालों इन्फॉर्मेशन जी है वह प्रगटावा जो फेसबुक पर आके कर दिता जाए। आर्टिकल 19 का प्रयोग तो आके कह मैं तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहा हाँ, तुसीं इमेजिन कर रहे हो कि ये नतीजे किन्ने भयंकर होणगे, ठीक है। उस तरीके जे तुसीं ये इमेजिन करो पुलिस या आर्मी वाले अपना संघ बना लैण, एक अपनी एक एसोसीएशन बना लैण, तो उन्होंने वालों धरना प्रदर्शन किया जाए। ओ माई गॉड, जिन्होंने
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਾ ਐਕਟ 1950 ਬਣਿਆ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1950 ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। रब कर दिए बिल्कुल। और उस तो बाद आ जाइए वापस अपनी शीट ते जो तुसीं वापस आने तो उत्थे लिखा हुआ है पुलिस ते सुरक्षा बल है। ये तो दो की गल कर रहा, मैं तुहानूं 4 पढ़ाए ने। मैं तो खुफिया तंत्र की भी गल करती, ठीक है, खुफिया एजेंसियां की गल भी की है, इंटैलीजेंस की गल भी की है, उस तो बाद इंटैलीजेंस के संचार व्यवस्था नाल जुड़े हुए कर्मचारियों की गल भी की है। तो मौलिक अधिकारां ते कुछ हद तक रोक लाई जा सकती है। शायद इन्हां दे पूरे अधिकार ही कट आउट कर दिते जाण, लेकिन कुछ अधिकार शायद दिते भी जा सकते हैं, जिवें कि पुलिस अते सुरक्षा बलों के अधिकारियां ते कर्मचारियां जिहड़े इन्हां 'च काम करते हैं दे मौलिक अधिकार संसद द्वारा कुछ हद तक सीमित किए जा सकते हैं। इत्थे लिख लियो संसद द्वारा कानून बना के, जरूर लिख लियो कानून बना के, ठीक है। जो तुसीं एग्जाम्पल भी लेना चाहते हो तो सेना एक्ट लिख लियो, सेना एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950। कानून बना के कुछ हद तक सीमित किए गए हैं। अजिहा इसलिए किया गया कि देश का प्रबंध चलाने में कुशलता आवे ते देश की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके, ठीक है। ये अनुशासन को मेनटेन किया जाएगा, ताही देश जिहड़ा है वो सुरक्षित रहेगा। ओके, अनुशासन जे मेनटेन रहेगा तो देश की सुरक्षा जी है यकीनी होएगी। तो इत्थे लिख सकते हो, अनुशासन वाली शब्द लिख सकते हो। देश की एकता अखंडता जी है वो कायम रखी जा सकती है जे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम रहे, जे साडियां बाउंड्रीज जी है वो सेफ रहन, ठीक है। ये फालतू की गल्लां लिख रहा, तुसीं अनुशासन जरूर लिखना है, अनुशासन वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों देश में राष्ट्रीय संकट की घोषणा होते राष्ट्रपति द्वारा मुलतवी किया जा सकता है। हुण ये नवी लाइन आ गई, ये इत्थे लिखनी चाहिए, नवा पॉइंट बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देना एक, मैंने वाइट शीट की लोड़ पेगी क्योंकि इत्थे बहुत काचा माचा हो रखा है। चलो मैं इत्थे कोशिश कर लेना। साढ़े देश में 3 एमरजेंसीज की गल की गई है। एक बार एमरजेंसी इंदिरा गांधी जी वालों लगाई भी गई सी। तुसीं अपने दादू नाल अज बैठना है, दादू या दादी नाल, दादू नूं ज़्यादा पता होगा, पापा नाल भी बैठ सकते हो, उन्होंने पूछना कि पापा 1975 तो लैके 1977 तक जिहड़ा है वो साडे देश दे विच इंदिरा गांधी जी वालों एमरजेंसी लाई गई ते ये एमरजेंसी की है, लेकिन मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ब्रीफ जरूर करांगा। आपातकाल जो लग जाता वै ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ देश की जे सपोज करो सेना देश के उत्ते किसी ने हमला करता या देश की जिहड़ियां बाउंड्रीज आ वो सेफ नहीं है या देश के अंदर जिहड़ा है वो जिहड़ी सरकार स्थापित हुई है ਉਹਦੇ अगेंस्ट लोगों ने हथियार चक लए, गृह युद्ध की स्थिति आ गई जिवें कि श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ आई हुई है। उन्होंने अपने लीडर फड़ के मारने शुरू करते हैं, अपने प्रेजिडेंट तक का घर जिहड़ा है उन्होंने जला दिता है, ठीक है। सो ये एक संकट काल है जिसनूं एमरजेंसी कहा जाता है अंग्रेजी दे विच। ਇਹੋ ਜਿਹੇ संकट काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मौलिक अधिकार ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ ना, उन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय जोड़ा है राष्ट्रपति वालों घोषणा की जाती है इस संकट काल की, ठीक है। तो उन्होंने वालों राष्ट्रपति वालों जोड़ा है इन्होंने मौलिक अधिकारों जोड़ा है फंडामेंटल राइट्स जोड़ा है मुलतवी किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब कोई भी सस्पेंड करना मतलब ये है कि जे एक बार सस्पेंड हो जाते हैं कुछ टाइम लिए टैंपरेरी पीरियड सस्पेंड होए है, जे सस्पेंड हो जाएंगे तो उस पीरियड के कोई भी जोड़ा है वो कोर्ट दे विच हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दे विच नहीं जा सकेगा कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति ये कहता होया कि मेरे फंडामेंटल राइट का सरकार वालों उल्लंघन किया जा रहा है तो तुसीं मेरी जिहड़ी है हैल्प आउट करो। जिवें कि मैं तुहानूं एक आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल देवां कि तुसीं घूमण फिरन बाहर जाना चाहते हो और बाहर बंब के गोले गिरते पे ने, ठीक है, क्योंकि वॉर चल रही है, तो तुसीं कह रहे हो कि मेरा तो आर्टिकल 19 जिहड़ा मैनूं कहंदा कि मैं किते भी घूम फिर सकदा, ये सरकार मेरे ते बंदिश क्यों ला रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाना वा, तो उस वेले तुसीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकोगे क्योंकि ये जिहड़े तुहाडे मौलिक अधिकार ने वो सस्पेंडेड स्टेटस दे विच जा चुके हैं। इन्हां नूं जदों जंग खत्म होएगी उदों ही वापस एक्टिव किया जाएगा, सस्पेंड तो एक्टिव जिहड़ा है उस वेले बनाया जाएगा। पर एक गल इत्थे भी याद रखने लई है कि
चाहे जिहड़ी मर्जी राष्ट्रीय संकट लग जाए, राष्ट्रीय संकट 3 तरह का होंदा है, तो आर्टिकल 20 ते 21 जिहड़े ने उन्हां नूं कदे भी आर्टिकल 20 यानी कि 21 का हो गया ना कि तुहाडी जान कदे भी जिहड़ी है वो किसी वालों नहीं ली जा सकती, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही तुहाडी जान ली जाएगी। आर्टिकल 20 ते 21 जिहड़े है वो तुहाडे कदे भी सस्पेंड नहीं हुंदे, आर्टिकल 20 ते 21 तुहाडे कदे भी सस्पेंड नहीं हुंदे। नवा पॉइंट बनाना चाहिए, इन्हें विच एडअप करता, तुसीं नवा पॉइंट बना के बिल्कुल लिखियो, ठीक है। तुसीं इदां लिखियो, ओहदी हैडिंग लिख सकते हो संकट, मैं दस देना हैडिंग दस देना, तुसीं हैडिंग दे विच गप्पा आपे मार लियो, संकट काल विच मौलिक अधिकार, ठीक है, संकट काल विच मौलिक अधिकार। ओके, तुसीं दसना है कि उन्होंने राष्ट्रपति जिहड़ा है वो मुलतवी कर सकता है, ठीक है जी। आर्टिकल 20 ते 21 जिहड़ा कदे भी सस्पेंड नहीं हुंदे। ओके, तो सस्पेंड सिचुएशन का मतलब यह है कि तुसीं इन्हां उस समय जिस वेले इन्होंने सस्पेंड किया गया उस वेले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विच जिहड़ा है आवेदन नहीं कर सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का जिहड़ा वायलेशन हो रहा है तो मेरी सुप्रीम कोर्ट वालों रिट जारी करके मेरी मदद की जाए। ओके, अगला पॉइंट है ये अधिकार असीमित नहीं हैं। अच्छा, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुके हैं, क्योंकि मैं तुहानूं कहा कि ये अधिकार जिहड़े ने ये एब्सोल्यूट नहीं ने, इन्हां दे उत्ते की है, इन्हां दे उत्ते उचित रोकां लगियां होईयां ने, जिन्हों कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शनस, उचित रोकां जिहड़ियां है वो लाईयां गईयां ने। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आर्टिकल 19 तुहानूं दस्सिया गया, आर्टिकल 19(1) दे विच तुहानूं कहा गया, आर्टिकल 19(1) ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ नैतिकता नूं ध्यान च रखना पेगा, फ्रेंडली नेशनस दे नाल साडे जिहड़े रिलेशन ने वो ना खराब होण, इस चीज़ का ध्यान रखना पेगा। देश की एकता अखंडता ना भंग होवे, भाईचारा जिहड़ा है वो ना भंग होवे, इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना, किसी की मानहानि ना होवे, कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट ना होवे, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ों का तुहानूं ध्यान रखना पैंदा। इसी तरीके दी रोकां हर आर्टिकल के उत्ते लाईयां गईयां, जिवें कि आर्टिकल 25 के उत्ते भी लाईयां गईयां कि तुसीं धर्म नूं मन्नो, कोई गल नहीं, तुहानूं धर्म मन्नण तों नहीं रोकिया जा रहा, तुसीं अपने धर्म का प्रचार करो, नहीं रोकिया जा रहा, लेकिन धर्मांतरण नहीं करवाना है। धर्मांतरण जिहड़ा फोर्सिबली धर्मांतरण है, भय या फिर लालच दे के धर्मांतरण नहीं करवाना है। तुसीं सेहत का ध्यान रखना है, यानी कि किसी को कच्चे कोले के उत्ते तुरवा देना तो कहना कि ये धर्म दे विच साडे एक एसेंशियल प्रैक्टिस है तो तुहानूं इहदे लई भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो इदां दी कुछ रोकां हर आर्टिकल ते लगियां हुई जो कि तुहानूं पढ़ाइयां हुई, तो तुहाडे लई ये नवां नहीं है। तुसीं ये इमेजिन कर पा रहे हो कि जे तुसीं इन्हां नूं इस नेचर नूं सीधा पहले ही इदां ही पढ़ना शुरू कर दिंदे, मतलब चैप्टर दे विच जो टॉपिक जिवें जिवें लिखिया उवें पढ़दे जांदे, तो तुसीं सिर्फ रट्टे मारने से, तुहानूं कुछ नहीं समझ आना सी। लेकिन हुण तुहानूं ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स पता ने और उन्हां प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स तुसीं इत्थे इंप्लीमेंट कर रहे हो और तुहानूं ईजिली हर चीज़ समझ आ रही है। इसलिए प्लीज़ ये मेरे ते छड्ड दो कि किहड़ा टॉपिक कदों पढ़ाउणा है, अगे पढ़ाउणा है, पिछे पढ़ाउणा है, तुसीं अपना उत्ते दिमाग नहीं लाना। मैनूं पता तुहाडे दिमाग दे विच मैं चीज़ां नूं किवें एंटर करवाउणा है, ये मेरे ते बिल्कुल छड्ड दिओ, ठीक है। ये मेरी मेहनत है, ठीक है, मेहनत मेरी रहमत तेरी, यानी कि परमात्मा मेहर रखेगा तुहाडे ते भी और मेरे ते भी, आपां सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। तो कहता कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, एब्सोल्यूट नहीं ने, इन्हां दे कुछ असीमित नहीं है, मतलब कोई ना कोई सीमा लगी हुई, कोई ना कोई रोक लगी हुई है। इसकी वरतों के नाल नाल उचित रोकां भी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शनस भी लाईयां गईयां ने। मौलिक अधिकारां उत्ते उचित रोकां लाउण दा अधिकार भारतीय संसद नूं दिता गया है। संसद वालों, संसद च कौन हुंदा है? रिप्रजेंटेटिव, किहदे? जनता दे रिप्रजेंटेटिव, ठीक है। तो वह किनूं, वह जनता की इच्छा नूं रिप्रजेंट करते हैं, वह किनूं रिप्रजेंट करते हैं? जनता की इच्छा नूं या जनता नूं रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जनता ही जिहड़ी चाहती है, जनता ही चाहती है कि ये इन्हां अधिकारां दे उत्ते कुछ रोका लगन, सो उन्होंने रिप्रजेंट किया जा रहा है, उन्होंने इच्छा को रिप्रजेंट किया जा रहा है संसद के विच, इन्हां दे रिप्रजेंटेटिव वालों, और संसद वालों जिहड़ियां रोकां नूं लाया या वधाया या घटाया भी जा सकता है। ओके डन, ठीक है। 6 पॉइंट कहना मौलिक अधिकार नागरिक अते राजनीतिक दोनों हैं। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मैं हुणे दस के तो हटिया, जो मैं तुहानूं पहला अति विस्तृत वाला पॉइंट पढ़ा रहा सीगा, तो मैं उहदे च आर्टिकल तुहानूं याद होवे, आर्टिकल गल की थी आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 तो लैके आर्टिकल 18 की जो मैं गल करा, ठीक है। मौलिक अधिकार नागरिक अते राजनीतिक दोनों स्वरूप के हैं, इन्हां इस पॉइंट नूं समझते हैं, ठीक है। असी संघ बनाउण की जे गल करिए, विचार प्रगटाउण की जे गल करिए, बिना हथियार इकट्ठे होने की जे गल करिए, ठीक है, ये सारा की होएगा, ये सारे होणगे तुहाडे राजनीतिक अधिकार, ठीक है। हुणे मैं दस्सिया ना, देखो पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 इत्थे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। जे समानता के अधिकार की गल करिए, ठीक है, सभ्याचार ते विद्यक अधिकारां की गल करिए, तो ये नागरिक अधिकार ने। तुहानूं कुछ भी समझ नहीं आया होगा, रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मारना रट्टा, मैं दस रहा हूँ, क्यों टेंशन लैंदे हो, ठीक है। नागरिक अधिकार किन्हां नूं कहा जाता है, जो कि एक नागरिक वजों तुहानूं मिलने चाहिए ने, ठीक है। पहला तुहाडा अधिकार है नागरिक वजों कि सारे नागरिकों को एक समान मन्निया जाए, तां तो साडे देश दे विच की आया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है जी। सो ये नागरिक अधिकार होएगा तुहाडा, बिल्कुल होएगा। उस तरीके ही मैं
अपने धर्म नूं, अपने सभ्याचार नूं, अपनी भाषा नूं जिहड़ा है प्रमोट कर सकां। इहदे लई मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस खोल सकदा हां, बिल्कुल खोल सकदा। ये मेरा नागरिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक अधिकार की हुंदे, राजनीतिक दा मतलब हुंदा है जदों लोगों नूं मोबिलाइज करवाया जाए। मोबिलाइज करवाउण दा मतलब की हुंदा है? मोबिलाइज करवाउण दा मतलब हुंदा है कि उन्हां दियां जिहड़ियां भावनावां ने, उन्हां नूं भावनावां नूं यूज़ करना या यूटिलाइज करना, दोनों चों एक शब्द कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं दोनों के अर्थ मतलब मैनू अर्थ पता दोनों का फर्क, लेकिन मैं तुहानूं नहीं समझाना चाहता क्योंकि तुसीं बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है। 9वीं क्लास पढ़ते हो तो इन्ना मत्था होकर मारना वै। तो भावनावां नूं मोबिलाइज किया जाता है, भावनावां नूं यूज़ किया जाता है, ठीक है। भावनावां नूं यूज़ किवें किया जाता है? जिवें हुण इक्को तरह के इंटरस्ट रखने वाले लोगों वालों संघ बना लिया जाता है। जिवें हुण एक फिल्म मेकरस की एसोसीएशन बनी हुई है, सारे फिल्म मेकर वो आ रहे हैं। या विद्यार्थियों के हकों की गल कर ले, विद्यार्थी जोड़े है जिमें कॉलेज लैवल तक तुम जाओगे तो NSUI वालियां का जोड़ा है ग्रुप बनया होएगा, ABVP वालियां का ग्रुप बनया होएगा, ठीक है। पंजाब तो सोई चलता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया चलता है, ठीक है। संघ बनाने की आज़ादी दी गई है, अपने विचार प्रगटाने की आज़ादी दी गई है, बिना हथियार इकट्ठे हो सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। सो ये सारियां जिहड़ियां है इन्होंने राजनीतिक मन्निया जाएगा, इदां दियां आज़ादियां नूं। ओके डन, ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी, बिल्कुल। हुण गल आ गई कि तुसीं सानू राजनीतिक अधिकार तो दे दिते, बोलण की आज़ादी दे दी, लेकिन एक व्यक्ति जो गरीब ही रह जाएगा, जे व्यक्ति कोई गरीब होएगा जिहदे कोलों खाण नूं रोटी नहीं है, जिवें कि साडी कहावत हुंदी ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, जे ढिड भुखा होएगा तो रब का नाम भी नहीं लिया जाता। तो ये विचार भी कदों आते हैं? ये विचार तुसीं जिन्ने भी इंटलैक्चुअल देखोगे, जिन्ने भी बुद्धिजीवी अपने आस पास देखोगे, उन्होंने पेट के रैगूलर रोटी जा रही है, मतलब उन्होंने कोई काम धंधा चलता पाया है, ठीक है, जिहदे नाल उन्होंने हुण एक नैक्सट स्टैप पर जाना चाहते हैं। वो अपने आप को समझदार अपने समाज में शो करना चाहते हैं, जिहदे करके अपने विचार प्रगटा के वो बुद्धिजीवी बनना चाह रहे हैं, ठीक है। सो साडे देश के अज भी जी गरीबों की आबादी है, जी BPL लाइन के आस पास आई थिंक लोग ने, उन्होंने आबादी 27% के आस पास है। मैं शायद गलत भी हो सकता, मे भी कुछ घट ही है, 22% के आस पास भी आ गई है। ये नोट कर लो कि 20 तो 30% लोग जो तुहाडे देश में गरीब चल रहे हैं, ठीक है। तो हुण कहा गया कि तुसीं सानूं वोट पाने का अधिकार तो दे दिता, ठीक है। जे तुसी ना डेमोक्रेसी दी बैरियर्स जे पढ़े होंगे मेरे नाल, तुसी पढ़े होंगे डेमोक्रेसी दे बैरियर चैप्टर 10 दे विच मेरे नाल, ठीक है। तो तुहानूं ये पॉइंट ईजिली समझ आ रहा होगा। उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया भी होया है कि तुसी लीगल ते पोलिटिकल राइट्स लोगों नूं दे दित्ते, बोलण दा अधिकार दे दित्ता, वोट पाने का अधिकार दे दित्ता, सारिआं नूं समान दे दित्ता, समाजिक स्टेटस जिहड़ा बराबर लिआउण दी गल कर दित्ती। लेकिन जे लोगों के जेब च पैसे ही नहीं होणगे, वो आर्थिक तौर पर ही असमान होणगे, तो ये जिहड़ा दबदबा है, जिहड़ी एक साडे समाज दे विच हायरार्की है कि वो अमीर है मैं गरीब हाँ, वो उच्चा है मैं नीचा है, ये बनी ही रहेगी, इनू तुसी बदल नहीं पाओगे, ठीक है। सो ये कहा गया सीगा कि जिहड़े ये आर्थिक अधिकार ने, यानी कि समानता, आर्थिक समानता पैदा करना, असमानता जिहड़ी है वो खत्म करना, जिहड़ी संसाधना की कहानी वंड की गई है कि अडानी कोलों बहुत पैसे ने और एक गरीब किसान कोलों कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कर्जे ते ही जिंदगी जी रहा है, उहदी साह ही कर्जे ने, ठीक है। तो उन्होंने जिहड़ी समानता लेके आंदी जाए, जिहड़े तुहाडे राष्ट्रीय संसाधन ने उन्हों का केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण किया जाए, एक जगह तो उन्होंने कंसनट्रेशन जिहड़ी खो के उहदा डिसेंट्रलाइजेशन करना है, उन्होंने सारे लोगों के बराबर वंड देना है। तो तुसीं इस क्लॉज नूं भी, यानी कि आर्थिक समानता लियाउण वाला जिहड़ा क्लॉज हैगा वै, उन्होंने भी एंटर कराओ आर्टिकल 12 तो 35 दे विच। लेकिन सरकार ने उस टाइम कहा कि असीं हले एक नवां बनिया होया नवजात देश हाँ, जिहदे कोल इन्ने आर्थिक संसाधन नहीं ने कि इक्को दम गरीबी नूं या असमानता नूं खत्म किया जा सके, इसलिए साडी औकात तो इस टाइम बाहर है, ठीक है। असीं इन्ने पैसे जिहड़े है वो आम जनता की भलाई के लिए नहीं ला सकते, इस करके इन्होंने यह पार्ट सीगा एनफोर्सेबल, यानी कि ये कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक नवा पार्ट सिरज दिता जिन्हों कहा गया पार्ट 4, जिहदे विच जिक्र किया गया DPSPs का। DPSP का मतलब ये सीगा कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जदों भी स्टेट वालों कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो ये उस पॉलिसी नूं निर्देशित करने वाले असूल या सिद्धांत होणगे, मतलब आर्थिक समानता लियाउण लई सरकार वालों जिहड़ा है वो काम किया जाएगा। आर्टिकल 36 तो लैके आर्टिकल 51 दे विच इन्हां DPSP का साडे संविधान दे विच वर्णन किया गया है। सो ये गल इन्होंने दसी है जो मैं तुहानूं कोट के हटिया वां। ओके, पॉइंट 7 ते चलते हैं। कहना मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जो भी उल्लंघना करेगा तो की हो जाएगा, SC या ST चल जाओगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की जी पावर है वो दी गई है, जी पिछली वीडियोज़ में तुहानूं समझाया, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पेगी। कहता विधान मंडल साधारण कानून ते
विधानमंडल ने की काम किया, कोई कानून पास किया, बीफ बैन एक्ट याद करो। कार्यपालिका किसी आदेश राही, जिवें कि मैं दस सी इलीगल कस्टडी ली हुई है पुलिस ने किसी की, एग्जीक्यूटिव है ना, ये स्थाई कार्यपालिका है पुलिस, ठीक है, विचों राही मौलिक अधिकारां विच कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है जी, ओके। मौलिक अधिकारां कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि साडे संविधान निर्माता सियाणे सीगे, उन्होंने पता सी कि किसी भी सरकार वालों अपने निजी हितों लई जिहड़ा है वो लोगों का दमन या आम जनता का जिहड़ा है अत्याचार उन्हां ते कीता जा सकता है। सो इसनूं रोकण लई उन्होंने इनू ईजीली जिहड़ा है वो चेंजेबल या अमेंडेबल नहीं बनाया इन्हां मौलिक अधिकारां, ओके। जेकर विधानमंडल या कानून बीफ बैन एक्ट कार्यपालिका का आदेश, ठीक है, अजिहा करता है तो भारत की न्यायपालिका अजिहे कानून या आदेश को रद्द कर सकती है। तुसीं हुणे जस्ट पिछली वीडियोस में जीआर वाला जिहड़ा पार्ट पढ़ाया उसमें मैं बहुत खोल के पढ़ाया, हुण मेरा इन्नी एनर्जी नहीं है कि मैं एक गल बार बार रिपीट करा। उस बाद कहना मौलिक अधिकार न्याय संगत ने, अंग्रेजी च कहते हैं एनफोर्सेबल ने, मैं हुणे दस के हटिया, जस्ट एक मिनट पहले दसिया कि ये अधिकार न्याय संगत ने, इसका भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, उसके मौलिक अधिकार जे प्रभावित हो रहे हैं तो उस केस उन्होंने लागू करवाने कितने जाएगा, अदालत में जाएगा। बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई हैं। मौलिक अधिकारों लागू करवाने लई अदालत जाण का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। किहड़ा वाला आर्टिकल 32, ठीक है जी, कहता कि मौलिक अधिकारों लागू करवाना है जे बाकी इत्थे लिख लो, तुहानूं ना सौखा आ जाऊगा तुहाडे लई। वैसे तो शब्द इत्थे आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के लिखा रहा मैं, बाकी लिख लो, बाकी रिमेनिंग, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकारों लागू करवाने लई अदालत जाण का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 ब्रैकेट के लिख दोगे ना, टीचर खुश हो जाएगा, पक्की गल है। ईवन घरे आऊगा तुहानूं टॉप करे तो तुहाडा मूँह मिठा कराण दे लई, ठीक है जी। सो अज आपां मौलिक अधिकारों का स्वरूप पढ़िया है। हुण अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाउणा है कि अधिकार हुंदे की ने, ठीक है, मौलिक अधिकार की हुंदे ने, बिल्कुल ठीक। उस तो बाद इन्होंने मौलिक क्यों किया जा रहा है। सो मैनू वो ज़्यादा टाइम लगे, एक वीडियो होर बननी है। सो थैंक यू, तुसीं मेरे नाल इन्नी देर बने रहे, मैनू इन्नी देर बर्दाश्त करने लई, धन्नवाद, तुहाडी मेहरबानी, थैंक यू।